हेलो दोस्तों। आज मैं भारतीय संविधान के जितने भी मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आज मैं उनके बारे में बात करूंगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उसको मैं विस्तार पूर्वक सारे में जितने भी हैं सब बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के दिए गए हैं। कितने? 6 प्रकार के दिए गए हैं। और इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है और ये भाग 3 में है। कितने है? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। जो पहला हमारा है वो है समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जिसको इक्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में सम्मिलित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार जिसे फ्रीडम इंग्लिश में बोला जाता है, यह अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशंस, यह अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन्स, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख है। पांचवा है शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन, ये अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के बीच में है। छठा और हमारा अंतिम मौलिक अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत सारे विदेशी स्रोत हैं हमारे संविधान में जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, विस्तार से एक एक को देखते हैं। तो हम पहला देखते हैं समता और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 14 नंबर में देखते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। क्या होता है? इसके अंतर्गत कानून जो है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो उसका चाहे धर्म, यहाँ पे धन हो गया है, यहाँ पे धर्म कर लीजिएगा, धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से संबंधित हो, व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। वो कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। ठीक है, सभी को सामान्य कानून के अधीन माना जाएगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब इसमें धर्म, किसी भी मूल वंश, जाति या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है लोक नियोजन का मतलब होता है सभी सरकारी काम, जितने भी सरकारी नियोजन होता है, मतलब नौकरी चाकरी में सबको बराबर का अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। ठीक है, सरकारी काम जितना भी होता है उसमें सबको, भारत के प्रत्येक नागरिक को समान का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है इसमें। अनटचेबिलिटी क्या हो गया? जैसे कि छुआछूत, भेदभाव पहले होता था ना, दलितों के साथ बहुत ज़्यादा छुआछूत भेदभाव होता था। उसे छूने पर एक तरह से उसको छूने पर अपमानित करता था, लगता था बड़े जातियों को। तो उस तरह की जो अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी को अंत कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब राजा महाराजा का शासन खत्म हो गया। जिस तरह से राजा महाराजा लोग उपाधि लिया करते थे वैसा अब नहीं चलता है। अब उपाधि नहीं ले सकते हैं आप किसी भी, कहीं से भी, किसी भी राज्य से कोई उपाधि, किसी दूसरे देश में जाकर भी आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है और यहाँ पर भी नहीं कर सकता है। आप उपाधि को नहीं ले सकते हैं, उपाधि का अंत किया गया है। प्लस पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, यहाँ पे वैसा सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। इस यहाँ पे जो काबिल होगा उसी को सत्ता मिलेगी, इस तरह के नियम बन गए हैं। ठीक है, तो उपाधियों का इसमें अंत किया गया है।
दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो 6 प्रकार के जो भी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है वो मैं आगे आगे बताऊंगा। तब तक आप अनुच्छेद 20 देखिए। अनुच्छेद 20 जो है, इसमें दोष सिद्धि के संबंध में निषेध का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ये आप कानून व्यवस्था में आप इसको पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है? इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्या हो गया? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। उसे किसी भी तरह से कानून की प्रक्रिया के बिना उसे किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 21A। इसमें शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें सभी प्रकार के शिक्षा का उल्लेख किया गया है। 22 में है गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण का प्रावधान। इसमें गिरफ्तारी से संबंधित जो भी कानून प्रक्रिया है इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 जो है, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जैसे अभी बता रहे थे ना कि ये कानून के प्रति जो भी प्रक्रिया होता है उसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें 3 मुख्य प्रावधान शामिल है। पहला है भूतलक्षी दंडिका विधि से संरक्षण, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसने किया ही ना हो, कानून का उल्लंघन नहीं था। ठीक है, ऐसा काम जिससे कानून का उल्लंघन नहीं होता है उसके लिए उसे सजा नहीं दिया जा सकता है, उसको एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। दोहरे दंड से संरक्षण, इसमें क्या है, नो डबल जो पार्टी। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण। कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिया गया है इसमें। बाकी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल आपका 22, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आर्टिकल 19 को भी देख लेते हैं, जिसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का भी अधिकार जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। पहला है 19A। इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि गलत सलत बोलें, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी बात के लिए रोका नहीं जा सकता, आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जो चीज़ गलत लगे उसके बारे में आप बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 19B, सभा करने की स्वतंत्रता है, इसका सब प्रावधान इसमें किया गया है। सभा करने, आप कहीं पर भी पंचायती वगैरह कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। 19C में संगठन बना सकते हैं। डी में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। ई में क्या है, किसी देश के किसी भी क्षेत्र में आप जा करके रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, अपने बाल बच्चा के साथ रह सकते हैं। और जी में क्या है, यहाँ पे डी के बाद ई है, ई के बाद एफ गायब है। एफ क्या है, एफ में था संपत्ति के अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 19F, इसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। और अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट के तहत इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में अब इसका उल्लेख हो गया है। तो सीधा हम लोग अब जी समझते हैं। जी में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बस सकते हैं, वहाँ पे जीविका चला सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं।
तो इतने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 19, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तीसरा समझते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें 23 देखते हैं। 23 जो है यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार जैसे कि खरीद फतोह और बेगार बिना मजदूरी के जबरन काम जैसे जबरन श्रम के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ये एक दंडनीय अपराध है। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए ना खरीद सकते हैं, ना उसे बेच सकते हैं, ना उसका मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसा आपने किया तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत बहुत ही कानून में कड़ी कानून, इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। 24 में क्या है, इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं, और ये एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में इसको भी रखा गया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप कोई भी जोखिम भरा भारी वाला काम नहीं करवा सकते हैं। अब चौथा देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 है। धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें धर्म के खिलाफ बहुत सारे स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 25 देखते हैं। अनुच्छेद 25 जो है, इसमें धार्मिक रीति रिवाज मनाने, धर्म का प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसके रीति रिवाज मान सकते हैं, धर्म को मना सकते हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 26 जो है, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, मतलब मंदिर मस्जिद सब बना सकता है। इसके लिए उसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है उसको। 27 क्या है, इसके अंतर्गत जो है धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा किया जा सकता है। अब मंदिर बनाने के लिए या फिर कोई भी धार्मिक स्थल बनाने के लिए आप धन को इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसके लिए इससे स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 28 जो है, इसमें क्या है, सरकारी खर्चे से चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 28 में किया गया है। मतलब सरकारी संस्था जैसे सरकारी स्कूलों में कभी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्था, बहुत सारे संस्था ऐसे हैं जो सरकारी हैं, वहाँ पे भी कोर्ट कचहरी स्कूल कॉलेज इस सब में शिक्षा से संबंधित धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है। पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें 19 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जैसे ओबीसी 2, अल्पसंख्यक में ओबीसी आता है, ओबीसी 2 आता है, उनके लिए उनके संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। 29 ए, ये 29 भी है और 29 ए भी है। एक में इसको जो है, भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब अपनी भाषा को वो बना सकता है, उसको बोल सकता है, अब आराम से अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बचा सकता है। इसके लिए उसके प्रावधान किया गया है। ठीक है, 29(2) में क्या है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य सहायता प्राप्त की भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी बोलते हैं तो आप यहाँ से भागिए, हम मराठी बोलते हैं, हम यहाँ बंगाली बोलते हैं तो यहाँ आप हिंदी नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने भाषा को संरक्षण कर सकते हैं। आप भाषा को, मूल वंश को, जाति को आप बना के रख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं हटा सकता है। अनुच्छेद 30 देखते हैं। इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का प्रावधान। आप अपने इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे कि बहुत सारे जैसे शिक्षण संस्थान, जैसे मदरसा वगैरह अल्पसंख्यक लोग बना के रखते हैं, उस तरह से। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का भी प्रावधान है इसमें। छठा देख लेते हैं। छठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं इसको।
इसमें नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिससे वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें इसी तरह का प्रावधान किया गया है। आप इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट जारी करने के की शक्ति का भी प्रावधान इसी में है। ठीक है, रिट जारी करने का प्रावधान भी इसी में है। बंदी प्रतिरक्षण प्रतिरक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रतिरक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने पर उसे कोर्ट में पेश करने का आदेश। ये नहीं कि पुलिस वाला पकड़ लिया किसी को और अपने मनमानी ढंग से 3 दिन 4 दिन तक लॉकअप में रख के उसको मार पीट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है वो। ठीक है, अगर ऐसा करेगा तो वो उसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने की कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में पेशी करना पड़ेगा। इस तरह का प्रावधान है। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश क्या है? यह किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश। कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, उसे अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकता है, ले सकता है। ठीक है। प्रतिषेध, इसमें क्या है? निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। निचली अदालत से कोई मामला अपने पास मंगवाना, मतलब निचली अदालत से कोई भी मामला को आप दूसरे अदालत में ले जा सकते हैं। अधिकार, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने की वैधता की जांच करना। बिना मतलब के आप किसी भी पदाधिकारी को हटा नहीं सकते। इसके लिए एक लंबा चौड़ा उसको जांच बैठाने के भी प्रावधान है इसमें। इस अनुच्छेद को बाबा साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इस अनुच्छेद को बाबा साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यहीं पे मौलिक अधिकार आपका ख़त्म होता है। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार क्लास के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।